ओवर थिंकिंग में ऐसी थॉट्स होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हम सोच रहे होते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। लोग अभी तक मेरे बारे में सोच के हंस रहे होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हालांकि ऐसा रियल में होता नहीं है। ये मैंने उस वक्त क्यों नहीं बोला, उस वक्त ये बोलता तो कितना मज़ा आता ना, ज़्यादा मेरे अंदर का स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता कि मैंने उसको जवाब दिया। जब भी ओवर थिंक कर रहे हैं ना, तो आप अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके अपनी अटेंशन को ले आएँ प्रेजेंट मोमेंट में। हमारा दिमाग हम पे समटाइम्स रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करता है। आप इसको जितना बताएंगे ना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये उतना ही वो करेगा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को आप किस तरह से अपनी लाइफ में स्टॉप कर सकते हैं, होती तो है। अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले हम थिंकिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने अपने दोनों बाजू ऐसे आगे एक्सटेंड करने हैं। आपने इमेजिन करना है कि आपके एक हाथ पे नीचे लगेज शॉपिंग बैग बंधा हुआ है और दूसरी साइड पे एक बलून बंधा हुआ है, ठीक है। आप जब इमेजिन करेंगे तो वो लगेज की वजह से आपका बाजू नीचे को जाएगा और बलून की वजह से आपका बाजू हल्का होके ऊपर जाएगा। साथ साथ आप मेरी इंस्ट्रक्शंस सुनेंगे और फिर आप इसको करेंगे, ठीक है। आप सब लोग पहले रिलैक्स होके अपनी चेयर पे बैठ जाएं। रिलैक्स होके चेयर पे, अपनी टांगों को क्रॉस नहीं करना, आपने सीधा रखना है। रिलैक्स होके अपने हाथ दोनों ऐसे, आंखें बंद करके अपने हाथ दोनों ऐसे आगे को कर लें। सबने कर लिया? आप लोग भी करें प्लीज़। ओके, अब आप इमेजिन करें कि आपके एक हाथ पे नीचे लगेज बंधा हुआ है जो कि बहुत भारी है और दूसरे हाथ पे बलून है जो कि आपके हाथ को हल्का करके ऊपर उठाए जा रहा है। एक हाथ पे लगेज बंधा हुआ है जो कि आपके हाथ को भारी करके नीचे करेगा और दूसरे हाथ पे बलून है जिससे आपका हाथ हल्का होके ऊपर को उठेगा। जब तक मैं ना कहूँ आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी और अपने बाजू को नीचे नहीं करना। आप इमेजिन करें कि आपके एक बाजू पे लगेज बंधा है जो कि काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से आपका हाथ नीचे को जाएगा और जो आपका दूसरा हाथ है उस पे बलून बंधा है गैस वाला, जिसकी वजह से आपका हाथ हल्का होके ऊपर को उठेगा। अब आप अपने बाजू को इसी तरह से रहने दें और अपनी आंखों को खोल लें। आंखों को आपने महसूस किया कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। अब कितने लोगों का नहीं हुआ? ऐसे लोग भी होते हैं जिनका नहीं होता, उनको अपनी बाजू पे कोई प्रेशर कुछ फील नहीं होता। कितने लोगों को फील हुआ? यस, ज़्यादातर लोग हैं जिनको फील हुआ। तो अब क्या हुआ? क्या आपने वाकई लगेज बांधा हुआ था नीचे? नहीं। क्या वाकई दूसरे हाथ पे बलून था जो आपके हाथ को ऊपर कर रहा था? नहीं। तो ये क्या था? आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन। तो आपने क्या देखा कि आपकी थिंकिंग में कितनी पावर है। आपने तो नहीं उसमें लगेज बांधा हुआ था और दूसरे हाथ में बलून नहीं था। तो ये क्या हुआ? तो आपकी जो थिंकिंग है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है जैसा आप सोचते हैं। क्लियर? ओके। अब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। ओवर थिंकिंग का वर्ड आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा, खुद भी ओवर थिंकिंग की होगी, अपने फ्रेंड से सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग है क्या? आपने खुद भी ओवर थिंकिंग ज़रूर की होगी, तभी आई थिंक आप इस सेशन में हैं आज। ओके, ओवर थिंकिंग बेसिकली ये है कि आपके माइंड में रिपीटेटिव थॉट्स आई, एक्सेसिव थॉट्स आई और आपने अपना काफ़ी वक्त लगा दिया उनको एनालाइज करने में। आप बार बार उनका एनालिसिस किए जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है या तो वो हमारे पास्ट के बारे में होती है, हम पास्ट के बारे में बहुत रूमिनेट करते हैं, या फिर वो फ्यूचर के बारे में होती है, ठीक है। अब आप देखें, और ओवर थिंकिंग में ऐसी थॉट्स होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हम सोच रहे होते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते होते, ठीक है। वो सिर्फ हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब आपको कैसे पता चले कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग इज़ कीन टूवर्ड्स थिंकिंग अबाउट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। आपने कोई इवेंट पास्ट में अटेंड किया जिसमें आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ,
और लोग आप पे हंसे। बाद में आपने उसको इतना सोचा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले, आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। गिल्ट और शेम की फीलिंग्स आपके अंदर में आपने वो एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी। तो आप उस एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में इतना ज़्यादा सोचें तो मतलब कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। आपको लगे कि लोग अभी तक मेरे बारे में सोच के हंस रहे होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हालांकि ऐसा रियल में होता नहीं है। जब हम किसी भी वेन्यू से बाहर जाते हैं ना, तो सब कुछ लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उन्हें नहीं याद होता कि उन्होंने क्या सुना, क्या देखा। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेन ओवर थिंक्स टू द एक्सटेंट वेयर योर माइंड कांट हेल्प यू स्लीप। आप इतना ओवरथिंक करें कि आपसे सोया ही नहीं जा रहा। आपका ब्रेन इतना एक्टिव है। बाज़ औक़ात अगर आपने इस तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस की हैं कि आप सोने के लिए लेटे हुए हैं और आप सो रहे हैं, और जब आप जागते हैं ना तो आप समझ ही नहीं पाते कि क्या मैं सो रहा था, क्या मैं जाग रहा था, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव होता है और हम सोच रहे होते हैं, माइंड सोच ही जा रहा होता है। और इस तरह की जो स्लीप होती है ना, यूजुअली जब हम जागते हैं तो ऐसे लगता है कि हम सोए नहीं थे, और ज़्यादा रेस्टलेसनेस। स्लीप के बाद तो यूजुअली वी फील वेरी रिलैक्स्ड, बट वी डोंट फील रिलैक्स्ड व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इफ़ दिस हैपन, व्हाट इफ़ दैट हैपन। ओवर थिंकिंग में ये बहुत होता है कि हम सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ हम सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते, हम सोचते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज़, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ यू ओवर थिंक हाउ समवन रिस्पॉन्डेड यू और हिडन मीनिंग इन देयर टोन। आप किसी के साथ एक मीटिंग करके आए, तो आपने घर आके नोट किया लास्ट टाइम या पहले जब उससे मिलता था या मिलती थी, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती थी, तब उसकी टोन तो ऐसी नहीं होती थी। ऐसी क्या वजह है कि इस दफ़ा उसने मेरे से ऐसे बात की, उसकी टोन ऐसी थी, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड मेरी तरफ ऐसा था। तो मतलब जब आप ये सोच रहे हैं ना, तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अब वो बेचारा किसी अपनी टेंशन की वजह से अगर आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा, अगेन ओवर थिंकिंग में हम नेगेटिव ही सोचते हैं, हम वर्स्ट केस सिनेरियोज ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर अ रफ टाइम विद समवन यू ओवर थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल थिंग्स यू कुड हैव सेड देन यू एक्चुअली सेड। ये बड़ा कॉमन है और बड़े मज़े का है। किसी से भी कोई लड़ाई होती है ना, तो हम बाद में सोचते हैं ये मुझे उस वक्त क्यों नहीं याद आया, ये मैंने उस वक्त क्यों नहीं बोला, उस वक्त ये बोलता तो कितना मज़ा आता ना, ज़्यादा मेरे अंदर का स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता कि मैंने उसको जवाब दिया है, मैंने उसको बताया कि नहीं ऐसे नहीं, यार उस वक्त जो जवाब दिया था ना उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, काश मैंने ये ना कहा होता, ये कहता, ये उस वक्त क्यों नहीं याद आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स एंड डू सेल्फ साबोटाजिंग। हम बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, उन गलतियों ने हमें क्या सिखाया, हम वो नहीं सोचते, गलतियों पे फोकस होते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर्स में इंगेज हो जाते हैं, मतलब हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको कोई दोस्त अगर गलती करे और आपको आके बताए कि यार मुझसे ये गलती हो गई, आपने कभी उससे कहा कि वाकई तुमसे गलती हुई है, कभी कहा है आपने ऐसा? हम उसे कहते हैं ना चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो, है तुमने इससे ये सीखा। तो हम खुद को इंसान होने का मार्जिन क्यों नहीं देते? हम खुद को क्यों कहते हैं कि तुमसे ये गलती हुई है, क्यों हुई है तुमसे ये गलती? हम खुद पे इतने हार्श क्यों हैं? तो आपको खुद पे हार्श नहीं होना, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ यू कैंट हेल्प योर सेल्फ टू स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स बॉदरिंग यू। आप कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा सोच के कि आप खुद को हेल्प आउट नहीं कर सकते कि आप किस तरह इस परेशानी से या फिर अपनी इन सोचों से बाहर निकलें। अगर ये सब साइंस आप एक्सपीरियंस करें तो मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स। अब ओवर थिंकिंग के ज़ाहिर है इफ़ेक्ट्स तो आएंगे, तो इसमें सबसे पहला तो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम। अगर आप फर्स्ट 4 एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो मतलब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, ओवर थिंक करते हैं, तो वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस, डिप्रेशन, गिल्ट एंड शेम। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच के वरी कर रहे हैं, तो मतलब वी आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, फियर एंड वरीनेस ऑफ कोर्स। और हेडेक और मसल टेंशन तो कॉमन है। ऐसा होता है कि जब हम इतना सोचते हैं किसी कंक्लूजन पे भी पहुंच नहीं पाते, तो हमारे सर में वाकई में ही दर्द शुरू होता है। ऐसा होता है ना, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? हमारे सर में वाकई बहुत दर्द होता है, हम बहुत जब ओवरथिंक करते हैं, और मसल टेंशन भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, पेन एक्सपीरियंस करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ ओवर थिंकिंग वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तो थिंकिंग वो होती है जो हमारी प्रॉब्लम पे फोकस्ड होती है, ठीक
ठीक है। और एक थिंकिंग वो होती है जो हमारी सोल्यूशन पे फोकस्ड होती है। अब कोई डिसीजन करना है, कोई प्रॉब्लम आ गया है तो ऑफ कोर्स सोचना तो पड़ेगा, सोचेंगे हम। लेकिन अगर आपकी वो सोच सिर्फ घूम रही है आपके प्रॉब्लम के अराउंड, तो मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपकी वो प्रोडक्टिव थिंकिंग है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ऑलराइट, अगेन ओवरथिंकिंग इज अबाउट dwelling on the problem. It fuels uncomfortable emotions and doesn't look for solutions. Uncomfortable emotions हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम overthink करते हैं, ठीक है, और solutions की तरफ हम नहीं जाते। अगर हम solution की तरफ जाएं तो हम problem solving कर रहे हैं। Alright, so next is, ये उसकी example है overthinking versus problem solving की। Okay, अब इसमें overthinking क्या है? I wish the storm wouldn't come. It's going to be awful. I hope the house doesn't get damaged. Why do these things always happen to me? I can't handle this. ये है overthinking. Problem के around घूम ही जा रहा है। मुझसे ये नहीं होता, मैं नहीं ये handle कर सकता। अब problem solving क्या है? I will go outside and pick up everything that might blow away. I'll put sandbags against the garage door to prevent flooding. If we get a lot of rain, I'll go to the store to buy plywood so I can board up the windows. इसमें क्या है? Problem solving, solutions, ठीक है। इसमें solution की तरफ हम जा रहे हैं, हम overthink नहीं कर रहे, सिर्फ problem के around नहीं घूम रहे। ये statement कोई पढ़ेगा? Every problem that we have is a problem with thinking. Very comprehensive and very brief statement which says कि हर जो problem है ना, that has a problem with our thinking. हमारी सोच के साथ वो problem है, ठीक है। अब वो किस तरह से, कोई भी न्यूट्रल इवेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल इवेंट क्या होता है? न्यूट्रल इवेंट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एंड इट हैज़ टू हैपन, इट विल हैपन एनीवे। न्यूट्रल इवेंट वो हो गया। अब उसकी इंटरप्रिटेशन किसने करनी है, उसको मीनिंग किसने देना है? किसने मीनिंग देना है? माइंड ने देना है, हमने देना है। तो जब हम उसको मीनिंग देते हैं ना, तो फिर वो प्रॉब्लम बनती है, एक न्यूट्रल इवेंट प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा रैंडम, उसे कोई जॉब का ऐड देख लिया। अब वो ऐड देखते के साथ ही उसने कहा, अच्छा जॉब का ऐड है, 5 वैकेंसीज़ हैं, मेरा तो नहीं होगा, मैं तो फेलियर हूँ, मेरा कैसे हो सकता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा, आजकल तो सिफारिश होती है, मेरा यहाँ पे कहाँ हो जाएगा। ये क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। अब दूसरी तरफ एक जो है ओवरथिंक जो नहीं कर रहा, उसने जॉब का ऐड देखा, उसने कहा 5 वैकेंसीज हैं, इट्स ओके, और वो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है, एज अ कंपटीशन नहीं देखता, ठीक है। वो कहते हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसको अवेल करना चाहिए, बेशक कंपटीशन है, मैं आई विल गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब न्यूट्रल इवेंट तो दोनों के लिए था, उसको मीनिंग किसने दिया? दोनों ने खुद दिया, प्रॉब्लम उसको खुद बनाया। जब उसने खुद को एक थॉट दी ना कि 5 वैकेंसीज़ हैं, कंपटीशन बहुत है, दोनों के लिए वो न्यूट्रल इवेंट था, बट उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों ने अपने हिसाब से की थी। सो नेक्स्ट वन इज़, यू विल ईदर रन योर माइंड और योर माइंड विल रन यू। इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू, व्हाट विल यू चूज़? ये आपसे क्वेश्चन है। रन योर माइंड ऑफ कोर्स, और बाकी सब रन योर माइंड, सबका यही होगा। कौन चाहता है कि हमें दिमाग बताए, ठीक है। इसके लिए आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है। आप इमेजिन करें कि आपके माइंड में आने वाली जितनी भी थॉट्स हैं ना, आपने उनका ऑडिशन करना है, ठीक है। आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपके सामने एक स्टेज है, बारी बारी हर एक थॉट आपके सामने आएगी और वो कुछ परफॉर्म करेगी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ डांस, ठीक है। वो बारी बारी आती हैं, आप अपना रजिस्टर उठाते हैं और आप कहते हैं, फर्स्ट थॉट आती है, आप कहते हैं ओके कम ऑन लेट्स सी व्हाट डू यू हैव टू प्रेजेंट। पहली थॉट आती है और वो कहती है आई हेट माई सेल्फ। आप कहते हैं I'm sorry, this is not what we are looking for. There is no space, there is no room for you. Please leave. आप उसको ये कह देते हैं। फिर सेकंड थॉट आती है, स्टेज पे आती है, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आप उसको कास्ट कर रहे हैं और वो कहती है I love myself. आप कहते हैं yes, this is what we are looking for. Yes, there is some space, there is some room for you. Please stay here. आप उसको अपने माइंड में रखते हैं। अब इसमें आप कर क्या रहे हैं? माइंड में थॉट्स आएंगी,
नेचुरल है, वो तो आएंगी, माइंड सोचेगा। इसमें आप चूज़ कर रहे हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं कि आप चूज़ कर रहे हैं कि किस थॉट को आपने इनफ एनर्जी देनी है, अपना टाइम देना है और अपने माइंड में उसको स्पेस देनी है। ठीक है, आपने ये चूज़ करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल अब थॉट्स आ रही हैं ना, सारी थॉट्स आपका एक वो जो स्टेज है ना वो एक ब्रेन की तरह है, वहाँ पे सब थॉट्स आ रही हैं, लेकिन आपने डिसाइड, लेकिन स्पॉटलाइट जो है ना वो आपके पास है और आपने डिसाइड करना है कि आपने किस थॉट को स्पॉटलाइट पे रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अगर आप रॉन्ग थॉट को कास्ट कर लेंगे तो क्या होगा, फिर वो अपने बडीज़ को बुलाएगा, आई हेट माई सेल्फ, आई लुक अगली, नो बडी लव्स मी, आई एम अ फेलियर, और फिर सारी थॉट्स मिलके आपको क्या करेंगी, डांस कराएंगी। वो डांस करी थी ना वहाँ पे, फिर वो आपको डांस कराएंगी। एंड यू विल ईदर रन योर माइंड और योर माइंड विल रन यू। फिर आप जो हैं आप अपनी थॉट्स को रन करेंगे। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है, द पावर ऑफ नाउ? ओके, आपने पढ़ी है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड बुक्स दैट आई हैव एवर रेड, जिसमें एकर्ट टोले सेज के नाउ इज़ ऑल यू हैव गॉट। पास्ट गुजर गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो एग्जिस्ट क्या करता है, प्रेजेंट। और वो उसने बहुत एम्फोसाइज़ किया कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में एवरीथिंग इज़ फाइन। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। पास्ट भी गुजर गया, फ्यूचर भी गुजर गया, फ्यूचर सॉरी अभी आया नहीं है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, तो आप फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे अभी आप मुझे बताएं, अभी मैं जो स्टेटमेंट बोलूँगी फिर आपने मुझे बताना है कि आपके माइंड में क्या आता है। अभी इसी वक्त मुझे आप बताएं, व्हाट इज़ दैट यू आर लैकिंग राइट नाउ? डू यू हैव इनफ एयर टू ब्रीथ? डू यू हैव इनफ एयर टू ब्रीथ? वेल येस, you do have. Do you have enough money? Well, that's a tricky one for most of the people here, but you do have enough money for now. अभी के लिए आपके पास enough money है. You do have to some bills, of course it's the end of the month and you do have some bills to pay, but वो bills भी future में है, वो time अभी आया नहीं है. ठीक है, तो मतलब आपको present moment में रहना चाहिए. अच्छा, अब कुछ ये सेल्फ हेल्प मैनुअल के तौर पे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको ओवर थिंकिंग में बहुत हेल्प करेंगी. जब भी आप, मेरा यहाँ पे खड़े होने का मकसद ये है कि आपको अगर इस तरह की कोई सिम्टम आप एक्सपीरियंस करें तो इनमें से कोई एक आप कर लें ना, प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लें. तो मेरा मकसद ये है कि आपकी लाइफ में कोई थोड़ी सी मैं वैल्यू ऐड कर दूँ. ठीक है, तो टिप्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. सबसे पहले है बिल्ड योर अवेयरनेस. किसी भी चीज़ को पे हम तब तक काम नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते जब तक हमें ख़ुद उसकी अवेयरनेस नहीं है. ऐसा होता है ना, जब हमने कोई डिसीजन बनाना होता है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, और फिर हम इतना सोचते हैं कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है. और फिर सोचने के बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेकंड थॉट्स आती हैं हमारे में, आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन, आई थिंक आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बाद में जाके. तो हम जब इस तरह सोचते हैं, मतलब यू हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग. थिंकिंग से आप ओवर थिंकिंग में चले गए. अब आपने सबसे पहले, अब आपने ख़ुद को बताना है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में कब चले गए. आइडेंटिफाई किसने करना है? आपने ख़ुद करना है, क्योंकि आप सोच रहे हैं. सेकेंड है डिस्ट्रैक्शन. अगर मैं अभी आपसे कहूँ, डो नॉट थिंक अबाउट अ ब्लैक एलिफेंट. एक काले हाथी के बारे में मत सोचें. यस प्लीज़, एक काले हाथी के बारे में मत सोचें. कितने लोगों के माइंड में काला हाथी आया? यस, काला हाथी आ गया ना. तो हमारा दिमाग हम पे समटाइम्स रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करता है. आप इसको जितना बताएंगे ना कि ये नहीं करना, ये उतना ही वो करेगा. ठीक है, तो आप अगर खुद को जितना मर्ज़ी बता दें कि मैंने ओवरथिंक नहीं करना, मैंने अब ओवरथिंक नहीं करना, आपका माइंड करेगा. तो बेहतर ये है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करें. डिस्ट्रैक्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? अपनी अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करके. वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली,
यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, यू कैन एंगेज इन एनी हेल्दी एक्टिविटी जो करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। इट कैन बी समथिंग वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल, लाइक कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग। आप अपनी अलमारी को भी क्लटर करेंगे ना, डी क्लटर करेंगे, तो आपको आपकी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। और बेसिकली डिस्ट्रैक्शन में हमने करना यही है कि हमारी जो ओवर थिंकिंग की थॉट्स हमारे माइंड में आ रही है ना, हमने उनको स्टॉप करना है अपनी अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ जर्नलिंग। जब भी हम ओवर थिंक करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं, तो हमारा दिल चाहता है अब किसी से शेयर करें, किसी से शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब प्रॉब्लम वही है, थॉट्स वही हैं, लेकिन किसी से शेयर करेंगे तो अच्छा लग जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास होता नहीं है हमेशा कोई कि जिससे हम शेयर कर सकें। बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो हम शेयर कर भी नहीं पाते, कर सकते ही नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी उन थॉट्स को लिख के ख़ुद के साथ शेयर करें। जब आप उनको लिखेंगे ना और ख़ुद के साथ शेयर करेंगे तो आपकी थॉट्स आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेंगी, आपको एक नया पर्सपेक्टिव, आपको एक नई अप्रोच से सोचना सिखाएंगी, ठीक है। तो आपने लिख के ख़ुद के साथ शेयर करना है। और इवन कि आप जब अपनी इन थॉट्स का 20 आवर्स के बाद या फिर 10 आवर्स के बाद एनालिसिस करेंगे ना, तो एनालिसिस बहुत डिफरेंट होगा। उस टाइम पे आप सोचेंगे ये इस प्रॉब्लम के बारे में मैं सोच रही थी, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही थी, ठीक है। इस तरह से होता है। जर्नलिंग में आपने सिंपल अपनी थॉट्स को लिखना है और फिर 20 आवर्स के बाद अपना उन थॉट्स का एनालिसिस करना है। ओके, नंबर 4, चैलेंज योर थॉट्स। ओवर थिंकिंग बेसिकली बेस करती है नेगेटिविटी पे, नेगेटिव सोचते हैं हम। तो आपने अपनी उन थॉट्स को चैलेंज करना है, ठीक है। अपनी थॉट्स को आप चैलेंज करें। अगर कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो आप ये सोचें कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई, आई एम ए फेलियर, ठीक है। अब आप सोचें पास्ट में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जब आप कामयाब हुए थे किसी एक इवेंट में, जब आपको कोई चैलेंज आया था और आप उसमें कामयाब हो गए थे, आप उसमें फ़ेल नहीं हुए थे। जब आप वो सोचेंगे ना तो आपका माइंड होगा कि नहीं, अगर मैंने वो कर लिया ना तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आपने अपनी उस थॉट को चैलेंज करना है, आपने ख़ुद को एक काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। ये हो गया। और आपने अपने उस प्रॉब्लम को देखना है बिगर पिक्चर में। क्या ये प्रॉब्लम मेरे लिए आज से 2 हफ्तों के बाद मैटर करेगी, क्या 2 महीनों के बाद मैटर करेगी, क्या 2 साल के बाद मैटर करेगी। आपने खुद से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट है वॉच योर माइंड। जब हम अपने माइंड को वॉच करते हैं ना, हमारा ना माइंड ऑटो पायलट पे लगा हुआ होता है, सोची जा रहा होता है, सोची जा रहा होता है। तो जब हम अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को वॉच करते हैं ना, तो वहाँ पे अभी मैं आपसे कराती हूँ, आप मुझे बताएं। सब लोग अपनी चेयर पे रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट, एक स्टेटमेंट दूंगी, ठीक है, और आपने खुद को वो स्टेटमेंट दे के उस तरह से रिएक्ट करना है। आई वंडर व्हाट थॉट विल आई हैव नेक्स्ट। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगली सोच क्या आएगी। खुद से पूछें ये सवाल और फिर मुझे बताएं क्या आता है आपके माइंड। सोचें, मैं सोच रही हूँ। आपने अपनी अटेंशन को किसी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने कुछ जानबूझ के सोचने की कोशिश नहीं करनी। जस्ट वॉच योर माइंड, अपने माइंड को देखें। वॉच योर माइंड। आई वंडर व्हाट थॉट विल आई हैव नेक्स्ट। क्या है आपके माइंड में? I think currently though I'm thinking I am present here. Yeah. And Yes. taking your lecture. Yeah. Afterward I will go home. That's Yes. all. अच्छा आपके माइंड में एक वो ब्रीफ स्पेस आई जहाँ पे पीस था, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं थी। किसी के माइंड में ऐसा हुआ? 1 2 3 4। ओके, यस यस यस। जब हम अपने माइंड को वॉच करते हैं ना, तो एक स्पेस क्रिएट होती है जहाँ पे वी हैव नो थॉट। हम सोच रहे होते हैं हम क्या सोचें, ठीक है। अगर आप ये खुद के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, जिन लोगों को नहीं हुआ इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम प्रैक्टिस से सब चीज़ें सीखते हैं, क्विकली नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो एक ना ब्रीफ स्पेस होती है जहाँ पे पीस होता है। तो माइंड की जो नेचुरल जो स्टेट है ना, वो पीस है। और आप नोट करेंगे कि जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं ना, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन देयर।
लेकिन जब आप अपने माइंड को वॉच करेंगे सिर्फ बैठ के, तो आप देखेंगे कि पीस की एक छोटी सी स्पेस, बड़ी भी हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करें इसको डेली बेसिस पे, तो एक छोटी सी स्पेस क्रिएट हो जाती है। क्लियर? ओके। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस आप अपनी अगर डेली लाइफ में इसको ऐड करें ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी ओवर थिंकिंग के साथ। आप अपनी माइंडफुलनेस में बेसिकली होता यही है कि हम अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पे डायरेक्ट करते हैं। जब आप डायरेक्ट करेंगे इसको प्रेजेंट मोमेंट में, तो ये आपको पास्ट के रुमिनेशन या फिर फ्यूचर के रुमिनेशन से आपको का वो जो साइकिल होता है ना, ये उसको ब्रेक कर देती है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें से एक बहुत सिंपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जब भी ओवरथिंक कर रहे हैं ना, तो आप अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके अपनी अटेंशन को ले आएँ प्रेजेंट मोमेंट में। अभी आप आंखें बंद करके मुझे बताएं कि आप अपने कानों से 2 आवाज़ें इस वक्त कौन सी सुन सकते हैं? यस, एसी। आपकी ज़ुबान पे लास्ट टेस्ट किस चीज़ का है? आपने लास्ट में जो चीज़ खाई वही होगी, है ना? अच्छा, आप अपनी ब्रीदिंग को क्या सुन पा रहे हैं? आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही है? अगर आप गौर से सुने आंखें बंद करके, फील हो रही है ना? अपनी ब्रीदिंग फील हो रही है ना? अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करें और अपनी अटेंशन को ले आएँ प्रेजेंट मोमेंट पे। कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फील करें, फिंगर्स को, हैंड को, आर्म को, शोल्डर को, इनको फील करें बस आपने। या फिर अगर आप आउटडोर भी करना चाहते हैं, आप वॉक पे चले जाएं, नोट करें आपके आसपास क्या है, दरख्त है, रोड है, बच्चे जा रहे हैं, परिंदे हैं, आसमान है, इन सब चीज़ों को नोट करें, अपनी अटेंशन को ले आएँ प्रेजेंट मोमेंट में। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में नहीं आएंगी। ठीक है? नेक्स्ट है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसकी भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक सिंपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग से बहुत इफ़ेक्टिव है स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, फियर के लिए। हम सिंपल टेक्निक है, मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो वो सर्कुलेट करता है हर जगह, और हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लेवल को वो कम कर देता है। और डोपामिन हमारा हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन भी, और उसको वो ज़्यादा कर देता है। तो फिर हम क्या फील करते हैं? वेरी रिलैक्स्ड। अब इसकी सबसे जो सिंपल टेक्निक है वो सिंपल यह है कि आप बैठ जाएं किसी भी चेयर पे रिलैक्स होके। जब आप रिलैक्स होके बैठेंगे ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपने नाक से इनहेल करें, 4 सेकेंड्स लें, उसके बाद अपने माउथ से आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करें और ख़ुद को कहें रिलैक्स। ठीक है? कैसे? अब अगर आप वो मुझे यहाँ चेयर ला दें तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है ये। आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, और ये आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प करेगी। यस यस यस, दोनों हमें रिलैक्स करते हैं। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। बेसिकली हम हार्मोन्स है ना, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो ये दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे। अच्छा, ऐसे बैठ जाएं आप सब लोग, अपने हाथों को रखते हैं अपने थाइस पे, ऐसे। पहले आप मुझे देख सकते हैं। आपने डीप ब्रीथ करना है अपनी नाक से, इनहेल करना है और अपने डायफ्राम को फुली भरना है हवा से। ठीक है? ऐसे 1 2 3 4, और आप एक्सहेल करें अपने माउथ से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और खुद से कहें रिलैक्स। और आपने इमेजिन करना है कि जब आप इनहेल करते हैं तो आप सारा सुकून अपने अंदर एंटर कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपके अंदर का सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब बाहर जा रहा है, और आप खुद को कह रहे हैं रिलैक्स। अब आप 4 दफ़ा ये करें, और आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इवन कि जब हम जॉब के आवर्स में भी कर सकते हैं। आप अपनी चेयर पे बैठे हैं ऐसे। मुझे इवन कि जब एंजाइटी होती है, यहाँ आने से पहले मैंने किया है यहाँ आने से पहले मैंने डीप ब्रीदिंग की है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी एंजाइटी के साथ। आप चलें, अब आप सब प्रैक्टिस करें, मैं 4 तक गिनूंगी, फिर आप आहिस्ता से एक्सहेल कर दीजिएगा। ठीक है? और ख़ुद को आपने कहना है रिलैक्स। आपने ऐसे कहना है कि आपके कानों को आवाज़ जाए। ठीक है? चलें, आप सब करें। इनहेल करें, 1 2 3 4, एक्सहेल,
ब्रीद आउट। वन, टू, थ्री, फोर, ब्रीद आउट। Let me know when you are done. होना चाहिए, बट अगर आपको नहीं मिलता ना, ब्रीदिंग फिर भी अपना काम करेगी, ब्रीदिंग फिर भी अपना काम करेगी। प्रेजेंट मोमेंट पे ले आए ना अपनी अटेंशन। बेशक बच्चे रो रहे हैं, ऑफिस में बॉस चीख रहे हैं, प्रेजेंट में रहें तो प्रेजेंट में रह के करें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए आपको प्रेजेंट में मौजूद यस, प्रेजेंट में मौजूद होना ज़रूर। आपने देखा होगा मेडिटेशन, आपने अगर उसको कभी किया है या आपने देखा है, तो वो कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, अपनी ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं अपनी अटेंशन को, और वो बेसिकली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस में सिंपल ये है कि आप अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में ले आएँ। योगा में वो कुछ फिजिकल स्टेप्स भी होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और ये बेसिकली योगा और मेडिटेशन जो है ना, कॉम्बिनेशन है तीनों टेक्निक्स का, कि आप अपनी अटेंशन को सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में ले आएँ, फिर उसके बाद ब्रीदिंग करें, और फिर माइंडफुलनेस। ठीक है, सेम है, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना सेम है, टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। यस यस। आफ्टर 40 इयर्स तक जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपर हो जाती है, चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करती। एज फैक्टर, फीमेल अगर 20 में रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर होती है। एज फैक्टर, एज फैक्टर, आई हैव एज फैक्टर। मैं थोड़ा सा ऑपोजिट जाऊंगी। आई थिंक जैसे जैसे फीमेल्स एक्सपीरियंस्ड होती हैं, दे ग्रो ओल्डर, they have more experience, they have more patience, they have more experience of life, and they can make more precise decisions as compared to their young age. As she is saying at 20, I cannot make any decision. I think she is talking about the later ages, like 60s, 60s and 50s. I think yes, not in present. क्योंकि women are very resilient, है ना? I think the productivity starts females, especially in females, starts after 40. Yes. Yes. Because she come to know about herself. वो अपने experiences से learn कर चुकी होती हैं उस टाइम पे काफ़ी कुछ। Sorry, but I don't agree with you. Maybe. But I think she is talking about 50s and 60s. No, maybe. Experience can be vary from person to person. Yes. Maybe I'm in that atmosphere which is supporting me. Or maybe she is living in that environment. जो कि इनका supportive Yes. नहीं होगा। क्योंकि हमारे internal और person to person it can vary. Yes. But अगर हम as a whole global world को देखें, तो उसमें जो है प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें फीमेल्स आफ्टर 40 आर मोर प्रोडक्टिव। यस। लेकिन नहीं, मैंने देखा है कि हम जैसे जैसे ग्रो एज के साथ करते हैं ना, हमारी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। बट अगेन शी सेड के इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस टू एक्सपीरियंसेस। हर फीमेल का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो एक्सपीरियंसेस मोल्ड कर देते हैं बिल्कुल एक डिफरेंट फीमेल को। यस यस एग्जैक्ट। हमारे इंटरनल, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में। जो आपकी सराउंडिंग्स में होगा वही आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर में बिल्कुल ऐसा ही है। एनवायरनमेंट एक्चुअली हमें मोल्ड कर रहा है। यस यस एग्जैक्टली यस। लाइक मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने सख्त सांसें देखी होती हैं, दे रोल मॉडल वो सख्त सांसें बनती हैं, ठीक है। मे बी समटाइम वो इसके ऑपोजिट भी जाती हैं और अच्छी भी बन जाती हैं। यस, दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हम उसे अडेप्ट कर लेते हैं या हम उससे छोड़ देते हैं। यस, लर्न बिहेवियर्स होते हैं ना इन्वायरमेंट से। अगेन वो एक तो एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं, और दूसरा ना उनके ना माइंड में कहीं ना कहीं पे इस तरह से होता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो किसी और के साथ ऐसा नहीं करना मैंने, इस तरह की भी चीज़ होती है। ओके, आगे मूव करते हैं। बी ग्रेटफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटफुलनेस अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर देना तो आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं। क्योंकि ग्रेटफुलनेस बेसिकली इट्स नॉट एन एटीट्यूड दैट यू कैरी ऑल द टाइम, इट्स अ प्रैक्टिस।
जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड करके देखें कि आपका मूड कितना अच्छा फील रहेगा। तो अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में ना एक जार बनाएं, एक डब्बा बनाएं जिसके अंदर रोज़ाना अपनी ब्लेसिंग्स को लिखें, जिसके अंदर वो चीज़ें लिखें जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में, वो लिखें। यू कैन हियर, यू कैन सी, यू कैन टॉक, यू कैन मूव, यू कैन रन। ये सब क्या है? ब्लेसिंग्स है ना। हमने रियलाइज़ नहीं किया, जब हम किसी ऐसे को देखते हैं ना जो देख नहीं सकता, तब बड़ा रियलाइज़ होता है कि ये वाकई में कितना ब्लेस्ड हूँ। छोटी ये ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी हमारी लाइफ की, जिनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। इनको काउंट करना शुरू करें सबसे पहले, ठीक है। जब भी मूड लो हो ना और सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटफुलनेस को, यस प्लीज़। कि जैसे हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद से निकल रहा था और मेरा जूता टूट गया, तो मैंने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह मेरा जूता टूट गया और मैं नंगे पाँव जा रहा हूँ। थोड़ा कदम आगे गया तो मैंने देखा एक शख्स है जिसके पाँव नहीं थे, और मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। तो दैट्स मीन कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसने हमें पाँव दिया अगर जूते नहीं हैं। और अनग्रेटफुल होने से हमारे अंदर जो है वो सफरिंग और मिजरी जो है वो ज़्यादा होती है। और सुनना कितनी, देखना, छूना कितनी इम्पॉर्टेंट ये सेंसेस हैं कि मतलब अगर मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल, मेरी 4 फूफू हैं और चारों की सेंस ऑफ स्मेल नहीं है बाय बर्थ, पैदाइशी। तो मेरी एक फूफो की डेथ पता है कैसे हुई थी कि गैस का जो सिलेंडर था वो लीक कर रहा था और उनको पता नहीं चला। तो अब देखिए, जब मैं तो तब थी नहीं जब उनकी डेथ हुई थी, बट जब मैंने सुना तो आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव दिस सेंस ऑफ स्मेल। अब डॉक्टर्स तो नहीं दे सकते हमें सेंस ऑफ स्मेल, तो हमने कभी इसको काउंट ही नहीं किया, खाते भी नहीं रखा। यस, कोविड में ये हुआ था बहुत ज़्यादा। तो तब हमें पता चला कि ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, हम इनको काउंट ही नहीं करते। जब आपके माइंड में है ना मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है, तब सोचे कि मेरे पास क्या है, क्या अप्रिशिएट करते हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ रीफ्रेम योर थॉट्स। आप अपनी थॉट्स को रीफ्रेम करें इस तरह से कि कोई नेगेटिविटी आए ना आपके माइंड में, तो आप उसकी काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें। कोई डायरी उठा लें, नोटपैड उठा लें, कोई भी नेगेटिव थॉट आ रही है ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, उसके अपोजिट साइड पे लिखें मुझसे सब प्यार करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक मैसेज गया कि मुझसे तो सब प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ना, हमारी सोच का बहुत इफेक्ट होता है, बहुत माइंड बॉडी कनेक्शन होता है ना, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो आप अपनी थॉट्स को इस तरह से रिफ्रेम करें कि उसका नेगेटिव देखने के बजाय उसका पॉजिटिव देखें। कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको लिखें और उसके अपोजिट साइड पर उसका पॉजिटिव लिखें, जो भी आपको लगता है कि ये इसका पॉजिटिव है और ये बेस्ट है, ठीक है। इससे आपकी एंजाइटी भी कम होगी, आपकी जो ओवर थिंकिंग की थॉट्स हैं वो भी आपके माइंड में नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। इसके अलावा अब आपका कोई सवाल है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। यस प्लीज़। सबसे पहला पॉइंट क्या था? बिल्ड योर अवेयरनेस। तो पता नहीं चलता ना, खुद को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कब थिंकिंग से ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ज़्यादा सोचने लगे ना, तो बस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि मैं अब ओवर थिंक कर रहा हूँ। जब आप पहला अवेयरनेस होगी ना, फिर आप इनमें से कोई एक स्टेप फॉलो कर सकेंगे। इनमें से सबसे आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है, कौन सा पॉइंट, कौन सा आपको अच्छा लगा? यस, आपको और कोई शेयर करना? यस, वॉच योर माइंड बहुत ज़रूरी है। ये ना जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, वॉच योर माइंड के बारे में, मैंने उसी दिन प्रैक्टिस किया रात को सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले हमारा माइंड बहुत कुछ सोच रहा होता है ना। तो सोने से पहले जब मैंने किया, तो जब मैंने कहा आई वंडर व्हाट थॉट विल आई हैव नेक्स्ट, तो कोई थॉट नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर के लिए ना बड़ा यहाँ पे मुझे फ़ील हुआ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, यहाँ पे फ़ील हुआ कि वाकई बहुत रिलैक्स्ड फील करी थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अब आपकी इनमें से फेवरेट बताएं कौन सी है, किसी और की? प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, ये प्लीज़ आप ज़रूर करें। एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस हो रहा है,
डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कोई फियर है, तो आप गिल्ट है, शेम है, इन सब चीज़ों के लिए आप ये कर सकते हैं। जर्नलिंग भी कर सकते हैं बेसिकली। ओवर यस यस समटाइम्स ऐसे होता है ना डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, Distraction. कि हम अपना माइंड डाइवर्ट करें, हाँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेस हो या कुछ हो तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता, ठीक है। उसी चीज़ पे स्टक आउट हो जाता है। अगेन प्रैक्टिस Like, प्रैक्टिस हम सोचते नहीं है कि हम इसके कि हम नहीं आगे से कुछ करें, तो but फिर वो इसका नहीं मतलब किया हमारा जाता। माइंड वहाँ पे स्टक इसलिए कि हम सबसे पहले अवेयरनेस ही नहीं है हमें, कि हमें नहीं पता हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम खुद के लिए नुकसानदेह कुछ कर रहे हैं। अवेयरनेस सबसे पहले, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है।